फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषिराज सिंह नेगी है और आज मैं कक्षा 12 के पहले अध्याय चरम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर चरम की, तो चरम की विशेषताएं होती हैं कि चरम जो होता है वो मेसोडर्म से निर्मित भीतरी भाग है। चरम जो है वो त्वचा का मेसोडर्म से निर्मित भीतरी भाग होता है। अधिचरम से ये 2 से 3 गुना मोटा स्तर है। जो अधिचरम है इससे 2 से 3 गुना क्या होता है, मोटा स्तर। बात करें अगर तंतुमय संयुतक, ये किससे मिलकर बनता है, तंतुमय संयुतक के द्वारा जो है चरम निर्मित होती हैं। और इस भाग में, चरम वाले भाग में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, रुधिर वाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ, त्वक संवेदांग, त्वक ग्रंथियाँ आदि संरचनाएं, ये सभी संरचनाएं चरम वाले भाग में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें चरम को मुख्य रूप से हमने 2 भागों में बांटा, पैपिलरी स्तर और जालिका स्तर। बात करें पैपिलरी स्तर की, तो पैपिलरी स्तर जो है वो चर्म का बाह्य स्तर है जो कि पतला होता है, कोलेजन तंतुओं द्वारा निर्मित होता है। लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियाँ, बरहस्तांकुर समान प्रवर्ध इस भाग की प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये जो प्रवर्ध हैं ये अधिचरम में धसे हुए रहते हैं। किसमें धसे हुए रहते हैं, अधिचरम के अंदर धसे रहते हैं। बात करें इसकी जालिका स्तर की, तो ये जालिका स्तर जो होता है वो मोटा स्तर है और इसके तंतु मोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इनमें त्वक ग्रंथियाँ, पुट्टिकाएँ व त्वक संवेदांग पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु अधिक होते हैं संख्या में, जो त्वचा को खिंचाव प्रदान करते हैं। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं त्वचा के व्युत्पन्न की। त्वचा के व्युत्पन्न क्या होते हैं, देखो, वे संरचनाएं जिनकी उत्पत्ति स्वयं त्वचा से होती है। वे संरचनाएं जिनकी उत्पत्ति स्वयं त्वचा से होती है उन्हें हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए त्वचे ग्रंथियाँ, रोम, त्वचे संवेदांग, ये सभी क्या है, त्वचा के व्युत्पन्न। शुरुआत करते हैं हम त्वक ग्रंथियों से, त्वचा की ग्रंथियों से। तो उत्पत्ति की इसकी जो है अधिचरम के मैलपी के स्तर से होती है। त्वक ग्रंथियों की उत्पत्ति कैसे होती है, अधिचरम के मैलपी के स्तर से होती है। इसका मतलब ये एक्टोडर्मल ग्रंथियाँ हैं। किस प्रकार की, एक्टोडर्मल ग्रंथियाँ होती हैं। और अगर हम देखें त्वक ग्रंथियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रंथि हम बात करते हैं श्वेत ग्रंथि की, जिसको हम स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं। बात करें इस ग्रंथि के बारे में, तो ये ग्रंथि सरल नलिकाकार ग्रंथि है। किस प्रकार की है, सरल नलिकाकार ग्रंथि है। इस ग्रंथि का निचला कुंडलित भाग जो है वो चरम में धसा हुआ रहता है और ऊपरी भाग जो है वह अधिचरम की सतह पर नलिका के रूप में खुलता है, इसलिए इसे सरल नलिकाकार ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि पसीना स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है। श्वेत को पसीना भी कहते हैं, तो पसीना स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है ये। पसीने में अगर देखेंगे तो जल, लवण और यूरिया इत्यादि होते हैं। स्वाद में पसीना जो है नमकीन स्वाद का होता है, ठीक है। बात करें श्वेत ग्रंथियों की संख्या की, तो संख्या के आधार पर यह 25 लाख तक पाई जाती है। हमारे पूरे शरीर में 25 लाख तक जो है श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। बात करें ये हथेली और तलवों पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे तो अगर हम देखें श्वेत ग्रंथि हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन हथेली और तलवों पर यह अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और यह एक एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि, किस प्रकार की ग्रंथि है, एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है कि शरीर के तापमान को कम करना है। अधिक बढ़े हुए तापमान को कम करना होता है इस ग्रंथि का मुख्य कार्य, ठीक है। ग्रंथि की, तो दूसरी ग्रंथि को हम सीबेशियम ग्रंथि भी कहते हैं। सीबेशियम ग्रंथि की बात करें तो ये शरीर के समस्त भागों में उपस्थित होती है ये भी, और हथेली और तलवों में क्या होती है, ये अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से बालों की जड़ों और पुट्टिकाओं के पास पाई जाती हैं, ठीक है। तथा ये ग्रंथियाँ पुट्टिकाओं में ही खुलती हैं और इसकी ओपनिंग भी कहाँ होती है, पुट्टिकाओं के अंदर ही होती है। अगर हम देखें तो ये होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि, किस प्रकार की, होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती हैं। ये ग्रंथि जो होती है वो शाखित होती है और कोष्ठीय ग्रंथि, कोष्ठों में विभाजित होती है ये ग्रंथि। बात करिए सीबेशियम ग्रंथि की, तो सीबेशियम ग्रंथि में दूध के समान तरल पदार्थ भरा रहता है। इस दूध समान तरल पदार्थ को हम सामान्य भाषा में सीबम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीबम। सीबम जो है वो त्वचा को चिकना और जलरोधी बनाता है। इसी के कारण हमारी त्वचा चिकनी रहती है और जलरोधी बनी रहती है। सीबम में एर्गेस्टेरोल नामक यौगिक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी में बदल जाता है, ठीक है। सोच रहे होंगे कि ये होलोक्राइन और एपोक्राइन ग्रंथियाँ जो मैंने बात की ये हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं कि होलोक्राइन और एपोक्राइन ये जो 2 ग्रंथियाँ हैं ये एक्सोक्राइन ग्रंथि के ही अगर हम देखें भाग हैं। कैसे, देखो, ये तो सबको आपको पता है कि स्त्रावण के आधार पर ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि। बात करें बहिस्त्रावी ग्रंथि की, बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना स्त्राव शरीर के बाहर छोड़ती हैं,
ठीक है। इस आधार पर बहिस्रावी ग्रंथियों को मुख्य रूप से 3 भागों में हमने डिवाइड किया, होलोक्राइन ग्रंथि, मीरोक्राइन ग्रंथि और एपोक्राइन ग्रंथि। बात करें सबसे पहले एपोक्राइन ग्रंथि की कि एपोक्राइन ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, मीरोक्राइन ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं और होलोक्राइन ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीरोक्राइन ग्रंथि कि मीरोक्राइन ग्रंथि कौन सी है। तो देखो, इन ग्रंथियों में स्त्रावण जो होता है, ठीक है, इन ग्रंथियों द्वारा जो स्त्रावण होता है, लेकिन जिन कोशिकाओं से स्त्रावण हो रहा है वो कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि इन ग्रंथियों के से स्त्रावण होता है लेकिन वो कोशिकाएं नष्ट नहीं होती। उदाहरण के लिए लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि से लार निकलता है तो लेकिन लार ग्रंथि की कोशिकाएं नष्ट नहीं होती। बात तो इस प्रकार की ग्रंथि क्या कहलाती है, मीरोक्राइन ग्रंथि। बात करें एपोक्राइन ग्रंथि की, तो एपोक्राइन ग्रंथि हो चाहे वो मीरोक्राइन ग्रंथि हो चाहे वो होलोक्राइन ग्रंथि हो, सभी प्रकार की जो ग्रंथियां एपिथेलियल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये एपिथेलियल कोशिकाओं से सबसे निर्मित होती हैं। इसमें स्त्रावण के साथ साथ जब इस ग्रंथि से स्त्रावण निकलता है, ठीक है, सीक्रेशन निकलता है, तो उसमें कुछ मृत कोशिकाएं भी और उनके कुछ पार्ट्स भी निकलते हैं, कोशिका या कोशिकाओं के कुछ हिस्से भी बाहर निकलते हैं स्त्रावण के साथ साथ। तो इस प्रकार की ग्रंथियां कहलाती हैं एपोक्राइन ग्रंथि, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो श्वेत ग्रंथियां जो हैं इस एपोक्राइन ग्रंथि का प्रकार हैं। बात करें होलोक्राइन ग्रंथि की कि होलोक्राइन ग्रंथियां क्या हैं। जब ग्रंथि का, देखो, इस प्रकार की ग्रंथि का ऊपरी भाग जो है उसमें गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण होता है और इस गड्ढेनुमा संरचना से संपूर्ण कोशिकाएं जो होती हैं वो स्त्रावण के रूप में बाहर निकल जाती हैं, मीन्स संपूर्ण कोशिका क्या जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इस प्रकार की ग्रंथि का एग्जाम्पल है सीबेशियम ग्रंथि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा कि चर्म क्या है तथा त्वचीय ग्रंथियों में आज हमने 2 ग्रंथियां पढ़ी, एक श्वेत ग्रंथियां और एक सीबेशियम ग्रंथियां। अब इसके आगे वाली ग्रंथियों को हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। जय